में बताया था, जिसके अंदर हम दो टाइप की रिएक्शंस को पढ़ चुके थे। पहली जो रिएक्शन थी वो थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड सेकंड थी कम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम जिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे वो है तीसरी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अपने नाम के अकॉर्डिंग अपने आप को बताती है। डिस्प्लेस का मतलब होता है रिमूव करना, यानी कि अगर कोई मोर पावरफुल थिंग है वो लेस पावरफुल थिंग को रिमूव कर सकती है। ऐसा ही इस रिएक्शन में होता है। इस रिएक्शन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आसानी से कॉपर को इसमें से रिमूव कर देता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह अपना सॉल्ट बना लेता है, यानी कि जिंक सल्फेट। अगर और साथ में निकलता है कॉपर। अगर हम इसको एक कॉमन रिएक्शन के साथ में देखें तो मेटल ए react with salt solution of B। अब जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है salt solution of A plus metal B। यानी कि जब एक मेटल A है वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B के साथ में रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद इसका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है और जो मेटल बी होता है जो कि लेस रिएक्टिव है वो बाहर रिमूव हो जाता है। ऐसा ही इस रिएक्शन के अंदर हुआ है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये बताया था कि जब तक हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते तब तक वो इनकम्प्लीट मानी जाती है, लेकिन ये रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो अपने आप ही कम्प्लीटली बैलेंस है। जिंक जो है यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में सिर्फ हमारे पास एक ही एटम है जिंक का। कॉपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सल्फर 1, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, यहाँ पर भी 4 एटम है। एक दूसरा एग्जांपल और देती हूँ आपको। आयरन इसी तरीके से जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और साथ में कॉपर जो होता है वो इसके साथ में निकलता है। अगर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता हो। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने 8th क्लास में भी कर रखी होती है। रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक आइडिया देती हूँ जिससे हम आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं, क्योंकि जनरली एलिमेंट्स कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, वो हमारे को याद नहीं रह पाता। इसलिए मैं आपको एक प्रोसेस समझा रही हूँ। केदार नाथ के मीठे आलू जरा फीके पकाता है चाहत है आजा आजा प्यारे। केदारनाथ के मीठे आलू जरा फीके पकाता है, चाहत है आजा आजा प्यारे। केदार से बन गया पोटेशियम, नाथ से सोडियम, के से कैल्शियम, मीठे से मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता लेड, है से हाइड्रोजन, चाहत कॉपर, है से फिर से मरकरी, आजा से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इससे हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं जो एलिमेंट जितना ज़्यादा दूसरे एलिमेंट से ऊपर है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट माना जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है,
ऊपर है, यानी कि जिंक जो है वो आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। सेम थिंग यहाँ पर भी है, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से आयरन आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन के अपोजिट चलें, जो लेस एलिमेंट होता है वो कभी भी मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इसीलिए वहाँ पर ये रिएक्शन टेक नहीं करती। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कॉपर को अगर हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डालें तो आप देखेंगे कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉपर आयरन से नीचे है, यानी कि कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इसीलिए हम आगे लिख देते हैं नो रिएक्शन। Now the next reaction is double displacement reaction. रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जैसे पिछली वाली रिएक्शन के थोड़ा सा अपोजिट होता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने वहाँ देखा था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पा रहा था, लेकिन ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट जो होते हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि जो उनके सॉल्ट्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और आपस में एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स को बना देते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था पॉलीएटॉमिक आयंस। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो देखोगे यहाँ जो SO4 है उससे पॉलीएटॉमिक आयन, इसी तरीके से क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव आयन होता है, तो ये आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और नए सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दो तरीके के रिएक्टेंट्स आपस में आयन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है कि ये प्रेसिपिटेट बनाता है। जब ये प्रोडक्ट को बनाता है तो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करता है। वो किसी भी कलर का हो सकता है, वो वाइट कलर का हो सकता है, वो ग्रीन कलर का हो सकता है, किसी भी कलर की प्रेसिपिटेशन होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को उस समय जब प्रेसिपिटेट बनता है तो उस समय इस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यहाँ पर मैंने एक कॉमन रिएक्शन बता रही हूँ कि AB, जैसे यहाँ बेरियम और क्लोरीन है, ऐसे AB जो कंपाउंड होगा जब वो CD कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो A जो होता है वो D के साथ आपस में आयंस को एक्सचेंज करता है और बना देता है AD, एंड इसी तरीके से B जो होता है वो C के साथ बन करता है और बना देता है CD। लेकिन इसका जो C होता है वो पहले लिखा जाता है और B को बाद में लिखा जाता है क्योंकि ये आयन है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा CD, लेकिन यहाँ पर लिखा AD क्योंकि A जो है वो एक एलिमेंट है और D जो होगा वो एक आयन होगा, यानी कि पॉलीएटॉमिक आयन, और सिंपल आयन भी हो सकता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम जो होता है वो सल्फेट के साथ में रिएक्ट करता है और बना देता है बेरियम सल्फेट, एंड जो सोडियम होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब हमारा दूसरा पॉइंट होता है इसको बैलेंस करने का, क्योंकि मैंने हर रिएक्शन में आपको बता रही हूँ अगर बोर्ड के एग्जाम में आप किसी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके नंबर जो होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमारे को जब भी कभी रिएक्शन को लिखना है तो उसे बैलेंस जरूर करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेरियम पूरी तरीके से बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, इसीलिए, और सोडियम भी इसी तरीके से यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 1 है, इसलिए हमने इस पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगाने से ये पूरी रिएक्शन जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। इट फॉर्म्स, जब ये रिएक्शन बनती है तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कि जब हम इन दोनों ही ट्रांसपेरेंट से एलिमेंट कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ एक ही बीकर में ऐड करते हैं तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। और इसकी प्रेसिपिटेशन वाइट कलर की इसलिए बनती है
क्योंकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि वाइट प्रेसिपिटेशन जो बन रही है वो किस कंपाउंड की वजह से बन रही है, और ऐसा क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि वाइट प्रेसिपिटेशन बन रही है बेरियम सल्फेट की वजह से। यहाँ पर आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हर एक रिएक्शन के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि अभी मैंने बोर्ड के एग्जाम्स में देखा आप लोगों ने कि आपके जो एमसीक्यू थे, कई एमसीक्यू के 2 पॉइंट्स आ रखे थे जिससे आपका आंसर बनता था। तो इसीलिए इसके जो पॉइंट्स हैं वो है, पहला पॉइंट एक्सचेंज ऑफ आयन, कि जब भी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो उसके अंदर आयंस एक्सचेंज करेंगे, और दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि जब भी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है।